वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे क्या असरात होने जा रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक जिक्र हुआ कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मुस्बत है, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए अभी इश्क के इम्तिहान और भी बाकी हैं। अली पंजवानी साहब, आपने एक बात का जिक्र किया कि स्टॉक मार्केट में कुछ नए ट्रेडिंग इंजन के हवाले से बात हो रही है। इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो मौजूदा ट्रेडिंग इंजन है, जो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट ने खुद जो बनाया था, इसमें हमने देखा कि रिसेंटली बड़े वॉल्यूम्स लगे, काफी बड़ा काम हुआ, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम ने कहीं भी इश्यूज नहीं किए। अब नए ट्रेडिंग इंजन के ऊपर जो बात हो रही है, ये क्या मामला है, ये क्या होने जा रहा है जरा, और इसके असरात क्या आएंगे? कहावत है ना, बड़े देर से आए मेहरबान आते आते। तो ये वॉल्यूम्स जो है अगर पहले लग जाते तो यहाँ तक बात नहीं जाती। शेंजन स्टॉक एक्सचेंज का जो सॉफ्टवेयर है, जो अभी करंट सॉफ्टवेयर है जिस पे टेस्टिंग चल रही है, जो इंशाल्लाह जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो 2019 में अगर आप देखें तो पुराने जो चेयरमैन साहब हैं सुलेमान मेहदी साहब, उन्होंने जो है वो इसके लिए जाके और डील की थी और उसके लिए बात की थी। तो 2019 और अभी 2021 चल रहा है, तो काफ़ी देर हो गई है। दूसरी चीज़ ये, जो कैट्स जो भी चल रहा है, जो भी मौजूदा ट्रेडिंग सिस्टम है, ये हमने इंडिया से मंगवाया था 1997 में, 1997 में मंगाया था। और इसमें हमने वक्तन फवक्तन अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपडेशन की है और चेंजेस उस सिस्टम में और इस सिस्टम में तो अब मेरे ख्याल से इतना बड़ा चेंज है कि ओवरऑल सिस्टम कहा जा सकता है। लेकिन कि स्टॉक एक्सचेंज के अपने अमले ने डिजाइन किया। और मैं यकीन तौर पे आज इस मौके पे माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, खिराज तहसीन पेश करूंगा मेरे उन दोस्तों को जो उस वक्त आईटी डिपार्टमेंट को देख रहे थे और काफी अर्से तक स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा रहे, और जिस तरीके से उन्होंने सिस्टम को इतने सालों तक डिजाइन किया, बनाया, और हर बार इस बात को मेक श्योर किया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो ओवरऑल सिस्टम है इसमें कोई इश्यूज ना आए। ये बहुत बड़ा किरदार है और मैं खुद इस बात का विटनेस हूँ। तो मैं इस मौके को गनीमत जानते हुए उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत खराज तहसीन पेश करूंगा। जी जी अली साहब। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि ये जो भी सॉफ्टवेयर है ये भी काफ़ी आउटडेटेड होता जा रहा है स्लोली ग्रेजुअली। आगे जिस हिसाब से काम होगा, हम जो हैं वो अभी आप देखें चाइनीज़ की तरफ ज़्यादा हमारा फोकस है। हमारा मेन स्टेक होल्डर भी जो है 40% स्टेक होल्डर चाइनीज़ बन चुका है। हम जो हैं अभी जा रहे हैं ईटीएफ पे। ईटीएफ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं चाइनीज़ इन्वेस्टर को। चाइनीज़ मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे तकरीबन 7 करोड़ के करीब इन्वेस्टर हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी लूज़ की है काफ़ी हद तक। जो हमारे जो मजमूई जो हमारे यानी एफर्ट्स हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उस हिसाब से इन्वेस्टर नहीं आए जो हमारे अड़ोस पड़ोस ममालिक में या रीजनल में देखें, दुनिया में देखें, बहुत लो है। दूसरी चीज़ ये कि लोगों को अभी भी बेसिक चीज़ नहीं पता है कि प्रोडक्टिव एसेट क्या है, नॉन प्रोडक्टिव। आप बताएं जरा, ये प्रोडक्टिव एसेट और नॉन प्रोडक्टिव एसेट का क्या मामला है? प्रोडक्टिव एसेट वो है कि जिस इन्वेस्टमेंट से मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, मेरी ज़ात को भी फ़ायदा हो रहा है, इसके साथ साथ मेरी मईशत को भी फ़ायदा हो रहा है, मेरी कम्युनिटी को भी उससे फ़ायदा हो रहा है, मेरी कौम को उससे फ़ायदा हो रहा है। प्रोडक्टिव एसेट में आपका स्टॉक मार्केट जो है वन ऑफ द टॉप, यानी उसमें माना जाता है शेयर बाज़ार, क्योंकि हम जो हैं वो शेयर्स खरीदते हैं, हसास खरीदते हैं किसी कंपनी के, उसके हम पार्टनर बनते हैं, उस कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, उससे कारोबार बढ़ता है, उससे आप जॉब क्रिएशन करते हैं। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड आ जाता है। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इन्वेस्टमेंट जिससे मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, मेरी ज़ात को भी फ़ायदा हो रहा है, और उससे मेरी कौम को और मेरी इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो रहा है मुल्क की, वो सारे प्रोडक्टिव एसेट हैं। इसमें एसेट आ जाता है आपका करेंसी जो है, करेंसी का जो ट्रेडिंग है वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। हमारा जो फोकस मेन होता है कि ज़रा सा हमें लगता है कि मईशत यानी थोड़ा डिप्रेस हो रही है, तो हम फ़ौरन से डॉलर पकड़ के बैठ जाते हैं, जो कि हम अपने आप से और अपनी मुल्क से गद्दारी कर रहे होते हैं, हम अपनी जनरेशन के साथ भी गद्दारी कर रहे होते हैं। जो बंदा ये सोच के डॉलर में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ये सोचे कि मैं अपनी औलाद के साथ भी ज़्यादती कर रहा हूँ, उसको मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस करा रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। आज आप देखें गवर्नमेंट जिस हिसाब से पॉलिसीज़ बना रही है, इमरान खान साहब के आने के बाद जो चीज़ें पॉलिसीज़ बन रही हैं, प्राइस बॉन्ड भी काफ़ी हद तक हमने जो है वो इसको डीमोरलाइज किया है, उस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की हैं, डिस्करेज किया है इन्वेस्टर को कि आप प्राइस बॉन्ड चीज़ों से भी आप वो करें। ये सारी ब्लैक इकोनॉमी में चली जाती है, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है अवाम उन्नास को इन जनरल, इनसे जो है वो नुकसान आती हैं। प्रोडक्टिव एसेट में आपका जो है प्रॉपर्टी में अगर आप जाना चाह रहे हैं प्रोडक्टिव एसेट में, तो आप सनतों पे इन्वेस्टमेंट करें। आप जो हैं वो
कोई वेयर हाउस ले लें, आप कोई है शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करें, आप जो है वो होटल्स हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री, आप इनमें इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, अगर आप प्रोडक्टिव एसेट चाह रहे हैं। हमारा जो मेन रुझान है वो रियल एस्टेट में ज़्यादा फोकस है। रियल एस्टेट जो है वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। हम जो है वो घरों की कीमतें बिलावजह बढ़ा रहे हैं। आप देखें जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉपर्टी में, उसमें सिर्फ एक टोकन मनी घूम रहा होता है, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर, दूसरे इन्वेस्टर से तीसरे इन्वेस्टर। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी की फुल पेमेंट अदाई की जाती है। दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट के पास जो लिखाई गई प्रॉपर्टी की रेट्स हैं और आप यानी आउट ऑफ द मार्केट चीज़ें देखें तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपकी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर जो है डॉक्यूमेंटेड नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की मईशत जहाँ डॉक्यूमेंटेड हो वहाँ पे इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए। आज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए जो मामलात हैं वो देखे नहीं जाते। हर तरफ से इस फोरम को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। खासतौर पर पाकिस्तान में जो यूथ, जो एक बहुत बड़ी आबादी है पाकिस्तान की, तकरीबन 60-65% पाकिस्तान की यूथ के ऊपर मुश्तमिल है पाकिस्तान की आबादी। ये यूथ अगर पाकिस्तान के किसी भी सेक्टर की तरफ मूव कर दी जाए और प्रोडक्टिव कामों में लगा दी जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। अशरफ साहब, ये बताएं ना कि आप रेगुलर बेसिस पे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे होते हैं मार्केट में। अब इनकी जो अवेयरनेस है, इनको जो तरबियत है, ये तरबियत का अमल कैसे शुरू होगा? तरबियत कैसे की जाएगी? इनको अवेयर कैसे किया जाएगा? अवेयर ये इस तरीके से होगा जब हमारा इन्वेस्टर जो है सब्र का पैमाना लबरेज नहीं करेगा। लेकिन ये सब्र करना है, ये सब्र करना है, ये इसको कौन बताएगा? क्योंकि वो तो जो मार्केट को देखते आ रहा है वो तो इसी सोच के साथ आ रहा है कि मैंने आज पैसे लगाने और 4 दिन में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। वो ये गलत सोच कर आता है, क्योंकि इसे अपनी माजरत के साथ ये सोच हमारे ही तो इन्हीं फोरम्स पे से तो जा रही है ना कि स्टॉक मार्केट का तो मामला ये है कि आप रातों रात अमीर हो जाए। इनफैक्ट अभी तो कुछ दिनों पहले एक बड़ा मशहूर ड्रामा भी चला, उसमें दिखाया भी ये गया, और अनफॉर्चुनेट है कि उस ड्रामे के ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया कि जितने गलत तरीके से जो चीज़ दिखाई कि एकदम से आप अपना सारा पैसा लगा दें, जबकि स्टॉक मार्केट के ऊपर ये बात कही जाती है कि नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। और जिस तरीके से रातों रात इन्वेस्टमेंट डबल हो गए, और उसमें काफ़ी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज की वो ट्रेडिंग हॉल्स को दिखाया गया, वो तमाम तर मनाजिर दिखाया गया जिससे लोगों में गलत आगाही पहुंची। इसमें यह है ना, वो एक कहावत आपने सुनी होगी, वक्त से पहले नहीं मुकद्दर से ज़्यादा नहीं। तो इस तरह के नसीब, इस तरह की किस्मत हर किसी की नहीं चमकती। हर कोई सोने का चमचा लेकर मुंह में पैदा नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि देखो सब्र करना पड़ता है। और अगर वो सब्र के साथ काम करेगा तो लॉन्ग टर्म में वो कमाई जाएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, चौपल हो जाएगी, और इसी मार्केट से ही होगी। और ये मार्केट आपको कमाने का चांस देगी। और इस मार्केट के अंदर अब भी काफ़ी ऐसे आइटम स्क्रिप्ट हैं जो कि यूँ समझे कि अभी तो वो 100 में से 20% भी उन्होंने ग्रोथ नहीं किया है। जैसे कि आप अटक रिफाइनरी देख लें, ये आपको 550 रुपये। ऑयल सेक्टर की ओवरऑल बात, ऑयल सेक्टर आप देख लें, ऑयल सेक्टर बिल्कुल ही मरा हुआ है, बिल्कुल ही डिप हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि यार हमने तो ओजीडीसी के अंदर, पीपीएल के अंदर, पीएसओ के अंदर इन्वेस्टमेंट की भी है। ये तो किसी जमाने में 450-500 रुपए के शेयर्स हुआ करते थे। पीएसओ को आप देखो 550 हुआ करता था, पीपीएल 250-300 हुआ करता था, ओजीडीसी 250 रुपये हुआ करता था। तो आप इन्हीं आइटमों के अंदर, इन्हीं स्क्रिप्ट के अंदर अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट कर लें, कम से कम आपको डिविडेंड बोनस तो मिलता रहेगा। अगर यही पैसा अगर आप बैंक के अंदर रखते हो तो बैंक में आप कहते हो कि भाई सूद भी है, हराम भी है, हमें बैंक के अंदर पैसा भी नहीं रखना है। आपको बैंक में पैसा नहीं रखना है, आप हलाल तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड भी हासिल कर सकते हैं, बोनस भी हासिल कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ से भी डबल होने के चांसेस हैं। बिल्कुल सीखा। और खासतौर पर अगर जो लोग इस्लामिक वे ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर जाना चाहते हैं तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि KMI 30 इंडेक्स है, उसमें जो मौजूदा स्क्रिप्ट्स हैं उनके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए और उन्हीं के ऊपर इस्लामिक वे ऑफ ट्रेडिंग की तरह अगर उसको ट्रेड किया जाए तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अली साहब, ज़रा एक और बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में टैक्स के हवाले से बात हो रही है, खासतौर पर बजट के हवाले से बात हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से इस बजट में क्या आ सकता है? CGT के हवाले से मुताबिक खबरें आ रही हैं, नॉन फाइलर्स के हवाले से मुताबिक खबरें आ रही हैं। इन खबरों को अगर हम जरा समअप कर सकें तो बताओ। PSX की मैनेजमेंट ने अभी 14 पॉइंट्स एक प्रपोजल भेजा है गवर्नमेंट को, जिसमें से सर फहरिस्त जो है और जो काफ़ी ज़्यादा इस बार PSX की मैनेजमेंट ने दिया हुआ है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि आप जो है CGT जो है वो कम करें, या CGT जो है वो आप कुछ अरसे के लिए आप उसको
ख़त्म कर दें, आप उसको नहीं चलाएं CGT को। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत, अगर हम देखें रियल स्टेट मार्केट से कंपैरेटिव करें, इसको कंपेयर करें, PSX की मैनेजमेंट ने भी यही चीज़ों का डिस्कस किया है कि रियल स्टेट मार्केट से अगर आप इसको कंपेयर करें तो हमारी जो मार्केट है वो डॉक्यूमेंटेड है, रियल स्टेट मार्केट जो है वो डॉक्यूमेंटेड इतनी नहीं है। आप वहाँ पर जो है कैपिटल गेन लगाएं, क्योंकि वो जो है अगेन नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, उससे मईशत में बिगाड़ पैदा हो रहा है, उससे मईशत को कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सहारा नहीं मिल रहा है। बट इन्फ्लेशन कॉन्ट्ररी वहां से तो ये बात आती है ना कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर पाकिस्तान की माशी तरक्की में इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। नहीं, आप देखें, आप अगर कोई एक सेक्टर चले जाएं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बल्दिया चले जाएं। बल्दिया में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको इंडस्ट्री का जो यूनिट है, वहाँ पे अगर आपको कोई कारखाना लेना है तो 120 गज का प्लॉट जो है वो आपको 17-18 लाख में मिल जाएगा, और यही चीज़ आपको अगर रेसिडेंशियल प्लॉट लेना है तो आपको 50-60 लाख रुपए का वो प्लॉट मिलेगा। तो हमारा जो फोकस है कि हमें इंडस्ट्रियाँ कायम नहीं करनी है। आप पहले देखें, पहले हमारे जो स्टार्टिंग्स में जो हमारे जितने भी रह चुकी हैं कम्युनिटीज़ रह चुकी हैं, इसमें मेमन कम्युनिटी है, आगा खानी कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी जो सरे फहरिस्त है, इंडस्ट्रियलिस्ट है सारे जितने भी, उन्होंने जो है इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया, और हमारी जो यानी स्लोली ग्रेजुअली हमारा जो यानी पैराडाइम जो है वो स्लोली ग्रेजुअली इससे शिफ्ट हो गया, और जो हमने जो प्रैक्टिसेस की, हमने जो अपना पैसा सरमाया लगाया वो इन प्रैक्टिसेस में लगाया जो कि इकोनॉमी को ओवरऑल हर्ट कर रही हैं। गवर्नमेंट का काम तो देखिए पॉलिसी करना है, लेकिन हमें भी अपने आप को देखना है। हम जो है इजीली छूट जाते हैं गवर्नमेंट को तनकीद करके कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज उस हिसाब से नहीं बना रही। फाइनल कमेंट दे दें पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान रशिया के मामला में बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान चाइना के मामला में बेहतरी आ रही है, रशियन प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में दौरा भी मुतवक्के है। इस वक्त CPEC गेम चेंजर है। CPEC के जो पॉजिटिव असरात हैं वो पाकिस्तान की मीशत को किस हद तक मजबूत करेंगे, और आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट पर इसके क्या असर आ सकते हैं? देखें, पाकिस्तान जो है ना जियोग्राफिकल तरीके देखें, जोग्राफिकली अगर देखें हम, तो पाकिस्तान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, और अभी जो है हमारे से ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा रशिया और चाइना को पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत है। साउथ चाइना सी पे जो मामला चल रहे हैं अभी, जिस हिसाब से वहाँ पर एक डेडलॉक बनते जा रहा है, वहाँ पर जो इश्यूज चल रहे हैं साउथ चाइना सी में, तो उसको लेके उनको भी एक डाइवर्ट रूट चाहिए, उनको एक ऐसा रूट चाहिए जहाँ से उनको इनके गुड्स जो हैं वो तो जल्दी फराम हो जाए, इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी रहे वहाँ पे। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। मैं बस लास्ट मिनट है अशरफ साहब, जरा ये कमेंट कर दें फाइनली कि क्या लोग स्टॉक मार्केट को देख सकते हैं कि बजट से पहले 50,000 का इंडेक्स लेवल अचीव कर जाएगी या नहीं? साल 2020-21 की क्लोजिंग मेरे वो 50,000 लग रही है। अगर 50,000 हो गई तो इसके बाद फिर साल 2021-22 के अंदर हम स्टॉक मार्केट के अंदर नई रैली देख सकते हैं, नहीं तो हम दोबारा 47,500 तक अपने इंडेक्स को देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का आज, जिन्होंने भरपूर तौर पे स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के हवाले से जो कुछ तासुरात है, जो कुछ इस वक्त मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही थी, जो कुछ अवाम के जहनों में सवाल थे, उनको एड्रेस किया, बहुत बखूबी एड्रेस किया। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है अली साहब ने कि इस वक्त पाकिस्तान की मीशत का दारोमदार काफ़ी हद तक CPEC के ऊपर है। CPEC पाकिस्तान की मीशत के लिए गेम चेंजर हो सकता है, और ये जो गेम चेंजर प्रोग्राम है इसमें ज़रूरी है कि पाकिस्तान में पॉलिसी साजी की जाए, जिस तरीके से दुनिया भर के दीगर बड़े ममालिक में ये होता है कि इंडस्ट्री के हवाले से एक पॉलिसी दी जाती है ताकि जो इंडस्ट्री उस वक्त लगाई जाए वो दरअसल उस मुल्क का हिस्सा बन जाए। साथ साथ पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के हवाले से हमने देखा कि एक भरपूर जामे पॉलिसी की ज़रूरत है, क्योंकि रिसेंटली कुछ इस तरीके की इतलात आई, जब बिफोर कोविड की खास तौर पर मैं बात करूं कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में, खास तौर पर कराची के कुछ इलाकों में प्रॉपर्टी कीमतों में लगातार इजाफा हुआ, और उसकी वजह वो पाकिस्तानी नहीं थे जो इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड थे। आई गेस ये बात इटसेल्फ काफ़ी है जो मैं कह चुका हूँ, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट के कानों तक, उन लोगों तक जो इस तमाम तक पॉलिसी साजी में किरदार अदा करते हैं, उन तक ये बात पहुंच गई होगी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की मीशत इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे, फलती फूलती रहे, और पाकिस्तान में एक बेहतर मुस्बत पॉलिसी साजी हो ताकि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में इंडस्ट्री का कयाम हो सके, और जो कुछ CPEC जैसे प्रोजेक्ट से फायदा हासिल होता है उसमें पाकिस्तान भी बराबर का हिस्सेदार बन सके। उम्मीद करते हैं आपका आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मेरे साथ मेरे दोनों मेहमान अशरफ तवानी साहब और अली पंजवानी साहब का मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने जिस तरीके से महारत से तमाम तक पहलुओं का जायजा लिया और हमें अपनी कीमती राह से आगाह किया। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने होस्ट मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।